गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछले 2 वीडियो मौलिक अधिकारों से संबंधित चैनल पे जा चुके हैं, आपने देखे भी होंगे। पहले वीडियो में अपन ने मौलिक अधिकारों का एक सामान्य परिचय दिया था, उनकी परिभाषा दी थी और ये बताया था कि कहाँ से आए हैं हमारे संविधान में और कैसे अधिकार होते हैं। ठीक, दूसरे वीडियो में अपन ने मौलिक अधिकारों से संबंधित 2 अनुच्छेद पढ़े थे, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। क्लियर? मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 12 और 13 मूल मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। ठीक है, उधर लास्ट में जाएंगे तो अनुच्छेद 33, 34 और 35 मूल मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। तो हमारे जो मूल मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक हैं। ठीक, एक बात मैंने आपसे और कही थी कि जब हमारा संविधान बना था और जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, है ना, इस समय हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी बची है? 6 बची है, क्योंकि हमारा जो 31 अनुच्छेद था जिसमें संपत्ति का अधिकार था, जो कि एक मौलिक अधिकार था, उसे संसद द्वारा संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में रख दिया गया है, जो कि अब एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक विधिक या कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? 6। तो आज से अपन मौलिक अधिकारों के मूल भाग में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उस पहले मौलिक अधिकार को अपन नाम देते हैं समानता का अधिकार। ठीक, पहला मौलिक अधिकार हमारा क्या है? समानता का अधिकार, और इसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर कहां तक वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 18 तक। ठीक, हमारा जो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, इसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, समानता का अधिकार का मतलब शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि समानता के अधिकार का मतलब है समाज में समानता स्थापित करना, और किस किस क्षेत्र में कैसे समानता स्थापित करना है वो जब एक एक मौलिक अधिकार को अपन एक्सप्लेन करेंगे तब अपन समझेंगे। ठीक, हमारा जो दूसरा मौलिक अधिकार है उसे अपन नाम देते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान रखिएगा, दूसरा जो मौलिक अधिकार है उसे नाम देते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, और इसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर कहां तक वर्णन किया गया है? इसका अनुच्छेद 22 तक। यानी भारतीय नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की जाएंगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर कहां तक है? अनुच्छेद 22 तक। ठीक, हमारा जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया। यानी भारतीय समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसे हमें शोषण से बचाना है, अर्थात शोषण विहीन समाज की स्थापना करने के लिए इस मौलिक अधिकार को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक, हमारा जो चौथा मौलिक अधिकार है वो धर्म की स्वतंत्रता का है, यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक को, है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक, है ना, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, अर्थात प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने मन से या अपने अंतरात्मा से किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म के अनुसार आचरण करने और किसी भी धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए पूर्णतः क्या है? स्वतंत्र है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा मौलिक अधिकार है वो अल्पसंख्यकों का है, और अल्पसंख्यकों का मतलब है जिनकी संख्या कम है ना, तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार दिया, यानी अल्पसंख्यकों को अपने मन के अनुसार अपनी शिक्षण संस्थाएं संचालित करने और अपनी विशेष संस्कृति को बनाए रखने का क्या होगा? अधिकार होगा, और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में इसका क्या है? वर्णन है। ठीक, अनुच्छेद 31 को यहां से विलोपित कर दिया गया है, वो कहां पहुंच चुका है? संविधान के अनुच्छेद 300 में। ठीक, तो जो हमारा छठवां मौलिक अधिकार है उसे अपन नाम देते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक, तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। इन 6 में से देखें तो ये 5 तो हमारे अधिकार हैं, ध्यान रखिएगा, 5 हमारे अधिकार हैं, लेकिन जो छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कोई अधिकार नहीं है बल्कि ऊपर के 5 मौलिक अधिकारों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है।
ठीक है। तो 5 मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 6वें अधिकार को शामिल किया गया, जिसे हम नाम देते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब अपन एक एक मौलिक अधिकार को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। तो पहला समानता का अधिकार, समाज में समानता स्थापित करनी है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी जाएंगी। तीसरा एक समाज को शोषण से बचाना है, शोषण विहीन समाज की स्थापना करना है। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और छठवां क्या करेगा, ऊपर के 5 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा पहला मौलिक अधिकार है, जिसे अपन नाम देते हैं समानता का अधिकार, ठीक। समानता के अधिकार को अगर हम देखें, ध्यान रखिएगा, तो समानता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद, है ना, 14 से लेकर 18 तक इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक। तो अपन एक एक अनुच्छेद वाइज से स्पष्ट करते हैं, देखिएगा। तो समानता के अधिकार में 14 से 18 हैं। अब अपन को एक एक अनुच्छेद क्लियर करना है कि किस अनुच्छेद में किस समानता की बात का उल्लेख किया गया है ना। तो पहला अनुच्छेद अपन लेते हैं अनुच्छेद 14, ठीक। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 14 समाज में समानता स्थापित कर रहा है, लेकिन किस बात की समानता स्थापित कर रहा है ये हमें समझना है। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। आप समझिए इस बात को, ठीक। अनुच्छेद 14 दो बातों को लेकर समानता स्थापित कर रहा है, एक विधि या कानून और दूसरा विधि या कानून। दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक। देखना, लेकिन विधि के समक्ष समानता अर्थात विधि या कानून की दृष्टि में हर भारतीय नागरिक समान होगा, अर्थात विधि या कानून की दृष्टि से न तो कोई छोटा होगा और ना ही बड़ा होगा। अर्थात राज्य या भारत सरकार या राज्य जो भी है, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी भी भारतीय के साथ विधि के अनुसार कोई भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि या कानून की दृष्टि में हर भारतीय नागरिक एक समान होगा, इसके अनुसार न तो कोई छोटा होगा और ना ही कोई बड़ा होगा। दूसरा कहता है विधियों का समान संरक्षण, अर्थात अगर कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाती है तो जितने भारतीय नागरिक हैं सभी भारतीय नागरिकों को कानूनी रूप से एक समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून की दृष्टि में हर भारतीय नागरिक एक समान हैं, इनके साथ कानून किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं करेगा। और दूसरी बात है कि अगर कानून व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है तो सभी व्यक्तियों को एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा, कानून की दृष्टि में ना तो कोई छोटा होगा और ना ही कोई बड़ा होगा। क्लियर। विधि के समक्ष समानता को हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया है ना, और विधियों के समान संरक्षण को हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। ध्यान रखना, विधि के समक्ष समानता को हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया और विधियों के समान संरक्षण को हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, ठीक। अगर विधि के समक्ष समानता की बात करें तो विधि के समक्ष समानता नकारात्मक संदर्भ की है, अर्थात इसकी प्रकृति कैसी है, नकारात्मक। जबकि विधियों के समान संरक्षण की अगर बात करें तो विधियों के समान संरक्षण की प्रकृति कैसी है, सकारात्मक, ठीक। विधियों का समान संरक्षण नकारात्मक प्रवृत्ति का है ना, और विधि के समक्ष समानता नकारात्मक प्रवृत्ति की है, जबकि विधियों का समान संरक्षण सकारात्मक प्रवृत्ति की है, ठीक। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने 302 का क्राइम किया है ना, तो चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा आर्थिक दृष्टि से कितना भी बड़ा क्यों ना हो, है ना, और एक छोटे से व्यक्ति ने वही क्राइम किया है, तो कानून की दृष्टि में दोनों व्यक्ति कैसे होंगे, एक समान होंगे। यानी कानून किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। जबकि अगर कानून किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर रहा है या संरक्षण प्रदान कर रहा है तो कानून की सभी व्यक्तियों को एक समान संरक्षण प्रदान करेगा। अर्थात कानून या विधि की दृष्टि में भारतीय समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इसके भी अपवाद है ना, भेदभाव होते भी हैं,
ठीक, अपवाद क्या है वो समझिए। अभी तो हम कहते हैं कि विधि के अनुसार या कानून के अनुसार सभी व्यक्ति एक समान हैं, अर्थात विधि के अनुसार भारतीय समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन अपवाद है, और अपवाद होता कहाँ है वो समझिए। ठीक, राष्ट्रपति या राज्यपाल, देखना संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, मैंने कहा ये 5 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, ऊपर के 5 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है ना। और संवैधानिक उपचारों के अधीन न्यायपालिका जब मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है तो 5 प्रकार की रिट जारी करती है। पहली रिट कहलाती बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी उत्प्रेषण, चौथी प्रतिषेध और 5वीं अधिकार परीक्षा। ये क्या है, जब अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर। लेकिन अगर हम देखें तो अभी हम कह रहे हैं कि विधि के समझ समानता, अगर न्यायपालिका अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट निकालती है तो सभी के विरुद्ध निकालना चाहिए, जो भी राज्य के भाग हैं, जो भी राज्य के अंग हैं, सभी के विरुद्ध निकालनी चाहिए। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद हैं, और अपवाद में क्या है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल है ना के विरुद्ध किसी भी कंडीशन में परमादेश रिट जारी नहीं होगी। हर राज्य के हर अंग के विरुद्ध परमादेश रिट जारी हो जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं होगी, अर्थात अनुच्छेद 14 का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। तो ध्यान रखना कि अनुच्छेद 14 कहता है कि हम विधि के अनुसार या विधि के समक्ष समानता स्थापित कर रहे हैं। विधि के अनुसार ना तो कोई छोटा होगा ना बड़ा होगा, लेकिन अपवाद क्या है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं होगी, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज अगर हम देखें कि राज्यपाल या राष्ट्रपति है ना, राज्यपाल या राष्ट्रपति अगर अपने पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध कर देते हैं है ना, तो पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा चलाया नहीं जाएगा, ये भी अपवाद हो गया। ठीक, देखना दूसरा यहां पर है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर अपने पद पर रहते हुए है ना किसी भी प्रकार का कोई अपराध कर देते हैं तो उनके विरुद्ध कोई भी न्यायालय में कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ये भी विधि के समझ समानता का क्या हो गया, अपवाद है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 105 सांसद सदस्यों है ना, और संविधान के अनुच्छेद 194 विधानसभा के सदस्यों यानी सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार प्राप्त है ना। और ये सांसद और विधायक अगर संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर कोई भी कार्य करते हैं है ना, तो उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, अर्थात संसद या विधानसभा के अंदर हुई कार्यवाही किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जा सकती है, तो इनके क्या हो जाएंगे, विशेषाधिकार हो जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत मीडिया को भी कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, अर्थात वो भी विधि के समझ समानता का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 14 समाज में विधि के समझ समानता स्थापित कर रहा है और विधियों का समान संरक्षण दे रहा है। अनुच्छेद 14 कह रहा है कि कानून की दृष्टि में ना तो कोई भारतीय छोटा होगा और ना कोई बड़ा होगा, हम सभी भारतीयों के साथ कानूनी दृष्टि से एक समान व्यवहार करेंगे। और इसे हमने कहां से लिया, इंग्लैंड के संविधान से, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कह रहा है कि हम विधि या कानून की दृष्टि से संपूर्ण भारतीयों को एक समान सुरक्षा प्रदान करेंगे है ना, इसके अनुसार कोई भी छोटा और बड़ा समाज में नहीं होगा। इसे हमने कहां से लिया, अमेरिका के संविधान से। ठीक, विधि के समझ समानता नकारात्मक प्रवृत्ति की है, जबकि विधियों का समान संरक्षण सकारात्मक प्रवृत्ति का है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल है ना के विरुद्ध किसी भी परिस्थिति में परमादेश रिट जारी नहीं होगी, जो 14 का उल्लंघन कर रहे हैं है ना। दूसरा, राष्ट्रपति या राज्यपाल पद में रहते हुए अगर कोई अपराध कर देते हैं तो उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ठीक है। तीसरा, भारत के सांसद सदस्यों अनुच्छेद 105 और भारत के प्रत्येक राज्य की विधानसभा के विधानसभा सदस्यों अनुच्छेद 194 है ना, अगर ये लोग संसद या विधानसभा के अंदर कोई भी कार्य करते हैं तो इनके द्वारा किए गए कार्य को न्यायपालिका में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, जो अनुच्छेद 14 का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। अनुच्छेद 361 के तहत मीडिया कर्मियों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, जो भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का क्या है, उल्लंघन है। अर्थात सीधा सा अर्थ है, यह मेरे कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 प्रत्येक भारतीय नागरिक को कानून के अनुसार एक समान दर्जा प्रदान करता है, अर्थात किसी भी भारतीय के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। तो ये अनुच्छेद 14 है। ठीक,
चलिए, तो अनुच्छेद 14 समझ में आ गया। ठीक, अब चलते हैं अपन लोग अनुच्छेद 15 में। ठीक, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 15 भी समाज में समानता स्थापित करेगा। अनुच्छेद 15 समाज में समानता स्थापित करेगा, और अनुच्छेद 15 को हमने टोटल कितने भागों में बांटा हुआ है? 5 भागों में। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 15(1) की। ठीक है, अनुच्छेद 15(1) किस प्रकार से समाज में समानता स्थापित करेगा, है ना? तो अनुच्छेद 15(1) कहता है किससे? राज्य से, क्योंकि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध मिले हैं? राज्य के विरुद्ध। और किसे मिले हैं? भारतीय नागरिकों को। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 राज्य से कहता है कि भारतीय नागरिकों के साथ, ध्यान रखना, अनुच्छेद 15(1) राज्य से कहता है ना, कि आप भारतीय नागरिकों के साथ धर्म, ठीक, जाति, लिंग, मूलवंश तथा जन्म स्थान, 5 याद रखिएगा ये। ठीक है, अनुच्छेद 15 समाज में समानता स्थापित कर रहा है। किस प्रकार से करेगा? इसे 5 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 15(1) है ना, अनुच्छेद 15(1) राज्य से कहता है कि आप भारतीय नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर, धर्म तो समझ गए ना, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जातियां भी समझ रहे हैं, लिंग यानी महिला और पुरुष के आधार पर, मूल वंश मतलब हमारा वंश जो है, हमारी उत्पत्ति जो है उसके आधार पर, और जन्म स्थान के आधार पर, है ना। इन 5 स्थानों पर किसी भी भारतीय के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य। समझ में आ रहा? अनुच्छेद 15(1) राज्य से कहता है कि आप किसी भी भारतीय नागरिक के साथ धर्म के आधार पर नहीं करेंगे, कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, जाति के आधार पर, कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, इसके आधार पर, लिंग यानी महिला और पुरुष के आधार पर, वंश यानी हमारी उत्पत्ति और वंश के आधार पर, और जन्म स्थान यानी जन्म स्थान, ना कि निवास स्थान, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भारतीय के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा। समानता स्थापित हुई। ध्यान रखिएगा, समानता स्थापित हुई, है ना। धर्म के आधार पर समानता, जाति के आधार पर समानता, लिंग के आधार पर समानता, वंश के आधार पर समानता, और जन्म स्थान के आधार पर समानता। क्योंकि अनुच्छेद 15(1) राज्य से कहता है कि आप किसी भी भारतीय के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये जो प्रावधान है, ये है ना, ये प्रावधान प्राइवेट कंपनियों पर लागू नहीं होंगे। ध्यान रखना, ये जो प्रावधान दिए गए हैं 15(1) में, ये प्राइवेट कंपनियों पर लागू नहीं होंगे। लेकिन है ना, जो विभेद शब्द है, अगर प्राइवेट कंपनियां भी विभेद करती हैं तो उनके ऊपर भी कुछ प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हम कह रहे हैं कि हम लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि अगर एक ही ऑफिस में महिला और पुरुष काम करते हैं, है ना, तो महिला जब प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो महिला को एक अवकाश दिया जाता है जिसे हम नाम देते हैं मातृत्व अवकाश, है ना, मातृत्व अवकाश। जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो सरकारी संस्थाओं में काम करने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलता है, पुरुषों को पितृत्व अवकाश नहीं मिलता है ना। तो ये लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ। लेकिन जब इस बात को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, है ना, कि भेदभाव है, 15(1) का उल्लंघन है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि यह भेदभाव नहीं है, यह भेदभाव, ये जो मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है, ये 15(1) का अपवाद नहीं है, बल्कि महिला और पुरुष की शारीरिक संरचना में जो जैविक अंतर है ना, उस जैविक अंतर के कारण उसे मातृत्व अवकाश प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15(1) राज्य से कहता है कि आप किसी भी भारतीय नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक, अनुच्छेद 15(2) की बात करते हैं। अनुच्छेद 15(2) कहता है ना, कि ये जो 5 आधार हैं, इन 5 आधारों के आधार पर राज्य भारतीय नागरिकों के साथ कहां कहां भेदभाव नहीं करेगा। तो पहला भेदभाव कहां नहीं होगा? दुकान में,
ठीक है। दूसरा भेदभाव कहाँ नहीं होगा? होटल में। तीसरा भेदभाव कहाँ नहीं होगा? मनोरंजन के स्थानों पर। ठीक है। चौथा भेदभाव कहाँ नहीं होगा? कुआं। ठीक है। पांचवा भेदभाव तालाब। ठीक है। तीसरा भेदभाव सार्वजनिक स्नानघर, नेस्ट, सड़क यानी इत्यादि। ठीक। तो अनुच्छेद 15(2) राज्य से कहेगा, ध्यान रखना, अनुच्छेद 15(2) राज्य से कहेगा कि आप भारतीय नागरिकों के हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये राज्य के साथ साथ प्राइवेट संस्थानों पर भी लागू होगा। ठीक। राज्य के साथ साथ प्राइवेट संस्थानों पर भी लागू होगा। राज्य किसी भी भारतीय नागरिक के साथ दुकान में इन 5 आधारों पर, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान, किसी भी होटल में इन 5 आधारों पर, किसी भी मनोरंजन के स्थान पर इन 5 आधारों पर, कुआं, तालाब, स्नानघर, सड़क, इन सभी जगहों पर किसी भी भारतीय के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य किसी भी भारतीय के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, जबकि अनुच्छेद 15(2) कहता है कि राज्य किसी भी भारतीय के साथ दुकान में, होटल में, मनोरंजन के स्थान में, कुआं में, तालाब में, स्नानघर में, सड़क में, इस किसी भी स्थानों पर किसी भी भारतीय के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आया समझ में? ठीक। अब चलते हैं अपन लोग अनुच्छेद 15(3) की ओर। ठीक। अनुच्छेद 15(3) अनुच्छेद 15(3) कहता है ना, कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए, ध्यान रखना, राज्य महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। हो गया भेदभाव, है ना। अनुच्छेद 15(3) भेदभाव कर रहा है किस आधार पर? लिंग के आधार पर, क्योंकि ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के उत्थान के लिए आप विशेष प्रावधान कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, अधिकांश योजनाओं के केंद्र में क्या होती हैं? महिलाएं और बच्चे, क्योंकि 15(3) कहता है कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, अर्थात यहां पर लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। ठीक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15(4) की। ठीक। अनुच्छेद 15(4) हमारे मूल संविधान का अंग नहीं था, इसे बाद में संसद द्वारा संशोधन करके जोड़ा गया, है ना। तो जो अनुच्छेद 15(4) है, इसे भारतीय संसद द्वारा संविधान में प्रथम संशोधन किया गया 1951 में, है ना। और उस प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया, और यहां पर राज्य से कहा क्या गया वो समझिए, है ना। राज्य से कहा गया कि राज्य के अधीन संचालित जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ठीक है, ध्यान रखना, राज्य के अधीन संचालित जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इन कॉलेजों में कुछ समुदायों के लिए या कुछ जातियों के लिए स्थान रिजर्व किए जाएं। अर्थात राज्य से कहा गया कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जातियां हैं, यानी ओबीसी पिछड़ा वर्ग, एससी यानी अनुसूचित जाति और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, तो अनुच्छेद 15(4) में राज्य से कहा गया कि आपके अधीन संचालित जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में ओबीसी, एससी एवं एसटी जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियां थीं, इन जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाए। यहां भी भेदभाव हुआ किसके आधार पर? जाति के आधार पर। 15(3) में लिंग के आधार पर और 15(4) में जाति के आधार पर। क्लियर? तो 15(4) आरक्षण को जन्म दे रहा है और इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संसद में जोड़ा गया, है ना। और यहाँ पर 15(4) में संविधान राज्य से कह रहा है कि आपके अधीन संचालित जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में ओबीसी, एससी एवं एसटी के लिए स्थानों को रिजर्व किया जाए, क्योंकि ये जातियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। क्लियर हुआ? अनुच्छेद 15(5), ठीक है, ये भी हमारे मूल संविधान का अंग नहीं था।
है ना, इसे भी भारतीय संसद द्वारा संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया, है ना। और भारतीय संसद द्वारा संविधान में 93 नंबर का संशोधन किया गया 2005 में, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में 15(5) को जोड़ा गया। और यहां पर कहा गया, ठीक है, देखना 15(4) में 2 संस्थान थे, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना। 15(4)(5) में कहा गया कि राज्य के अधीन संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, वो कोई भी कॉलेज हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, कोई मतलब नहीं, ठीक। 15(5) में कहा गया कि राज्य के अधीन संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, है ना, कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, है ना, स्थानों का क्या किया जाए, आरक्षण किया जाए। ध्यान रखना, अनुच्छेद 15(5) में कहा गया, है ना, कि जो राज्य के अधीन संचालित कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो, तो उन शैक्षणिक संस्थानों में, है ना, जो पिछड़ी जातियां हैं, यानी ओबीसी, एससी और एसटी, इनके लिए स्थानों को क्या किया जाए, रिजर्व किया जाए, ठीक। तो अब यहां से समझना, अनुच्छेद 15(1) कहता है कि हम किसी भी भारतीय के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 15(2) कहता है कि हम दुकान में नहीं करेंगे, होटल में नहीं करेंगे, मनोरंजन के स्थानों में नहीं करेंगे, कुओं में नहीं करेंगे, तालाब में नहीं करेंगे, स्नान घरों और सड़क इत्यादि में नहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छे थे, लगे हमें अच्छे लगे, ठीक। लेकिन 15(3) कहता है कि हम महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। यहाँ पर समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ, और किस आधार पर, जाति के आधार पर। 15(4) प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें प्रावधान किया गया कि राज्य के अधीन संचालित जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, ओबीसी, एससी एवं एसटी को, इन्हें स्थानों को इनके लिए क्या किया जाए, रिजर्व किया जाए। यहां पर भी भेदभाव हुआ, किसके आधार पर, जाति के। 15(5) 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, और इसमें व्यवस्था क्या की गई कि राज्य के अधीन संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, क्योंकि इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी थी, तो यहां पर कहा गया कि राज्य के अधीन संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पिछड़ी जातियों के लिए स्थानों को क्या किया जाए, आरक्षित किया जाए, रिजर्व किया जाए, ठीक। तो अब देखना, अनुच्छेद 15(3) इसका उल्लंघन कर रहा है, समानता के अधिकार का। अनुच्छेद 15(4) समानता के अधिकार का, और अनुच्छेद 15(5) समानता के अधिकार का। अर्थात 15(3), 15(4) और 15(5) समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, अर्थात ये क्या है, अपवाद है। क्लियर। तो ये था हमारा अनुच्छेद 15, ठीक। अब अपन को चलना है अनुच्छेद 16 की। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 16 पे, है ना। अनुच्छेद 16 को अगर हम देखें तो अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्लियर। तो ये तो समझ में आ गया, अवसर की समानता मतलब संपूर्ण भारतीयों के साथ भारतीय संविधान समानता की बात कर रहा है, लेकिन किस क्षेत्र में, लोक नियोजन में। और लोक नियोजन का मतलब क्या होता है, सरकारी सेवा या सरकारी नौकरी। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी सेवा या सरकारी नौकरी या लोक नियोजन के क्षेत्र में, है ना, भारतीय संविधान राज्य को आदेशित करता है कि आप संपूर्ण भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार करेंगे, ठीक है। किसी भी भारतीय के साथ आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी या लोक नियोजन के क्षेत्र में संपूर्ण भारतीयों के साथ समानता का क्या होगा, व्यवहार होगा, ठीक। अनुच्छेद 16(1) को अगर अपन देखें तो अनुच्छेद 16(1) कहता है कि अगर कोई पद राज्य के अधीन है, और राज्य क्या है, ये अनुच्छेद 12 में आप समझ चुके हैं। राज्य का मतलब भारत सरकार, राज्य का मतलब राज्य की सरकारें, राज्य का मतलब स्थानीय सरकारें यानी ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएं, और राज्य का मतलब है ऐसी कोई भी संस्था जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और अनुमोदित है या वित्त पोषित है, ये राज्य है ना। तो अनुच्छेद 16(1) कहता है कि अगर कोई पद राज्य के अधीन है यानी सरकारी पद है, तो उस पद पर नियोजन या नियुक्ति के मामले में संपूर्ण भारतीयों के साथ कौन सा व्यवहार होगा, समानता का, है ना। अगर राज्य के अधीन पद है तो संपूर्ण भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार होगा, अर्थात संपूर्ण भारतीयों को उस पद पर समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक। अनुच्छेद 16(2) कहता है कि अगर कोई पद राज्य के अधीन है तो राज्य किन किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। पहले ने तो कह दिया भेदभाव नहीं करेगा, समानता करेगा। तो अनुच्छेद 16(2) कहता है कि किन किन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। तो कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, एक है धर्म,
धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। एक है जाति, यानी जाति के आधार पर किसी भी भारतीय के साथ सरकारी सेवा में कोई भेदभाव नहीं होगा। वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये दोनों अनुच्छेद अगर अपन देखें 16(1) और 16(2), तो 16(1) और 16(2) सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं लोक नियोजन या सरकारी सेवा में या सरकारी पद में अवसर की समानता की। क्लियर। लेकिन अगर अपन देखें इन दोनों में, है ना, तो अवसर की समानता की बात तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो 16(3), 16(4) और 16(5) हैं, ये अवसर की समानता की बात नहीं करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे। अर्थात 16(3), 16(4) और 16(5) ये क्या हो जाएंगे, अपवाद हो जाएंगे। क्लियर। तो 16 कहता है कि लोक नियोजन या सरकारी सेवा में संपूर्ण भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार। 16(1) कहता है कि अगर कोई पद राज्य के अधीन है तो समानता का व्यवहार। ठीक है। 16(2) कहता है कि अगर कोई पद राज्य के अधीन है तो किन किन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। लेकिन 16(3) आप समझिएगा, 16(3) कहता है कि अगर राज्य चाहे, यहां पर संसद बोल सकते हैं, है ना, अगर संसद चाहे या राज्य चाहे तो राज्य के अधीन किसी भी पद पर, है ना, निवास विषयक योग्यता निर्धारित कर सकती है। क्योंकि इनमें अगर आप 5 में देखें, धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान, तो इनमें कहीं भी निवास नहीं है। क्लियर। तो 16(3) कहता है कि अगर राज्य चाहे तो अपने अधीन किसी भी नौकरी में या किसी भी नियोजन के मामले में या किसी भी नियोजन के क्षेत्र में निवास विषयक योग्यता निर्धारित कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने कई बार देखा है कि जब स्टेट लेवल की वैकेंसी आती है, राज्य स्तर की कोई भर्ती आती है, तो राज्य क्या करते हैं, उसमें निवास प्रमाण पत्र, है ना, रेजिडेंस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर देते हैं। अगर किसी राज्य ने कोई नियुक्ति निकाली, कोई नौकरी निकाली और अगर निवास विषयक योग्यता निर्धारित कर दी, निवास चाहिए उसे, तो अन्य राज्यों के कैंडिडेट उस भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो गया, असमानता हो गई। किसके आधार पर, निवास के आधार पर। समझ में आ रहा। 16(1) कहता है कोई भेदभाव नहीं, समानता का व्यवहार। 16(2) कहता है कि किन किन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, है ना। 16(3) कहता है कि अगर राज्य चाहे तो विधि बनाकर किसी नियोजन के क्षेत्र में निवास विषयक योग्यता क्या कर सकता है, निर्धारित कर सकता है। क्लियर हुआ। अनुच्छेद 16(4) की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 16(4) में राज्य को, ध्यान देना, अनुच्छेद 16(4) में भारतीय संविधान राज्य को इस शक्ति प्रदान करता है ना, कि अगर राज्य को लगता है कि उसके क्षेत्र में कुछ नागरिक पिछड़े हुए हैं, है ना, या दूसरे शब्दों में बोलूं कि अगर राज्य को लगता है कि किसी समुदाय या किसी जाति विशेष का किसी नियोजन में उतना प्रतिनिधित्व नहीं है जितना कि चाहिए, उसके कैंडिडेट कम हैं, है ना, तो राज्य उस क्षेत्र में, है ना, क्या कर सकता है, उस वर्ग को विशेष आरक्षण प्रदान कर सकता है। आया समझ में। ठीक है। अर्थात 16(4) आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करता है, क्योंकि 16(4) के द्वारा संविधान राज्य को इस शक्ति देता है कि अगर राज्य को लगता है ना, कि उसके अधीन किसी भी सेवा में, है ना, किसी जाति विशेष या किसी समुदाय विशेष के नागरिकों का प्रतिनिधित्व कम है या नहीं है, तो उस समुदाय या उस जाति विशेष के नागरिकों को उस सेवा में विशेष प्रावधान या उनके लिए स्थानों का आरक्षण किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कहां से आई है, 16(4) से, और किन लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। ठीक। तो 16(4) कहता है कि अगर राज्य को लगता है कि उसके अधीन किसी सेवा में, है ना, किसी जाति विशेष के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो भारतीय संविधान उसके लिए, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान उसके लिए या उस जाति के लिए बाकायदा उस क्षेत्र में विशेष आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। क्लियर। अब अपन बात करेंगे पिछड़े वर्गों पर, और क्या है पिछड़ा वर्ग, ये अपन 16(5) की बात देखते हैं। ठीक। 16(5) को अगर हम देखें तो 16(5) भी आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करता है, लेकिन ना जाति के आधार पर, ना आर्थिक आधार पर और ना ही शैक्षिक आधार पर, है ना। अनुच्छेद 16(5) आरक्षण की व्यवस्था करता है सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पर, धार्मिक आधार पर, है ना। संविधान कहता है कि अगर कोई ऐसी संस्था है जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था है ना, अगर कोई संस्था धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था है, तो उस संस्था के पदाधिकारियों की नियुक्ति करते समय वह संस्था जिस धर्म से संबंधित होगी उस धर्म के व्यक्तियों को ही उस संस्था में पदाधिकारी क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। अगर हिंदू संस्था है तो हिंदू धर्म के पदाधिकारी, मुस्लिम संस्था है तो मुस्लिम धर्म के पदाधिकारी। क्लियर। तो ये है अनुच्छेद 16। लेकिन अनुच्छेद 16 में, अभी अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े वर्ग को स्पष्ट करना है कि पिछड़ा वर्ग क्या है।
इसके लिए अपन को बात करनी है ना। तो पिछड़े वर्ग को अगर हम देखें तो पिछड़ा है कौन, है ना, इस बात को जानने के लिए भारत में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, है ना। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था काका कालेकर, ठीक है। जैसे 16/4 ने कहा कि अगर राज्य को लगता है कि उसके अधीन किसी भी सेवा में किसी जाति या समुदाय जो पिछड़े लोग हैं, है ना, उन पिछड़े वर्ग के लोगों का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उस सेवा में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्थानों का क्या कर सकता है, आरक्षण कर सकता है ना। तो व्यवस्था ये थी, ये जानना था कि पिछड़ा है कौन, है ना। तो इस बात को जानने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका कालेकर की अध्यक्षता में किया गया, है ना, जिसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी और राष्ट्रपति साहब ने काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति साहब ने काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसके बाद, है ना, अगर अपन देखें तो 1978 ईस्वी में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, यानी 1947 से लेकर 1977-78 तक भारत में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, है ना। 1978 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और इस सरकार के जो प्रथम प्रधानमंत्री या प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने उनका नाम था मोरारजी देसाई, ठीक। मोरारजी देसाई सरकार ने 1979 ईस्वी में, है ना, दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया, इसलिए इस आयोग को मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, है ना, और आयोग ने पिछड़े वर्ग है कौन इसकी बाकायदा विस्तृत रिपोर्ट सौंपी और आयोग ने सलाह दी कि जो भारतीय समाज में पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं, है ना, उसे किसी भी नियोजन के क्षेत्र में 27% आरक्षण दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, ठीक। दूसरा आयोग आया पिछड़े वर्ग का, जैसे अपन नाम देते हैं मंडल आयोग। 1979 में जनता पार्टी सरकार ने इसका गठन किया था। 1980 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और आयोग ने भारतीय सरकार को सिफारिश की थी कि पिछड़े वर्ग के नागरिकों को भारतीय संविधान में अधिकतम 27% आरक्षण की क्या की जाए, व्यवस्था की जाए, है ना। और जो जनता पार्टी सरकार थी, जनता पार्टी सरकार ने पिछड़े वर्ग के नागरिकों को 27% आरक्षण देने के प्रावधान को क्या कर दिया, लागू कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ठीक। 27% आरक्षण देने के प्रावधान को लागू कर दिया। 1991 में, है ना, पीवी नरसिम्हा राव यानी कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक। पीवी नरसिम्हा राव जी ने, है ना, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के नागरिक थे, ध्यान दीजिएगा, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के नागरिक थे, है ना, उन नागरिकों को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था लागू करनी चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था को पीवी नरसिम्हा राव सरकार लागू नहीं कर सकी। लेकिन वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के नागरिकों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान बाकायदा संविधान संशोधन करके, संविधान में शामिल करके आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के नागरिकों को 10% आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया, ठीक। फिर से चलते हैं मंडल आयोग पर, ठीक। मंडल आयोग ने सलाह दी कि आप पिछड़े वर्ग के नागरिकों को अधिकतम 27% आरक्षण दें, ठीक। इस पर मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो भारतीय संसद को है ना, लेकिन संविधान की व्याख्या करने, संविधान की सुरक्षा करने और संविधान में संसद द्वारा किए गए संशोधनों को रद्द करने या लागू करने या उन्हें मानने का अधिकार किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है ना। तो मंडल आयोग ने जो अपनी सिफारिश दी थी, इस सिफारिश को 1992 में, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग की सिफारिशों पर 1992 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था और इस केस का नाम था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ध्यान रखिएगा, बहुत चल रहा है इस समय मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पीएससी और टीचिंग लाइन की जो वैकेंसी रुकी हुई है वो इसी कारण से रुकी हुई है, क्योंकि पिछली जो कमलनाथ सरकार थी मध्य प्रदेश में, है ना, उसने ओबीसी को 14% से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 27%, है ना। तो अन्य वर्ग के कैंडिडेटों ने हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया है, क्योंकि इंदिरा साहनी केस के आधार पर किया है। और इंदिरा साहनी केस था क्या, ये समझिएगा, ठीक। जब मंडल आयोग ने 27% आरक्षण देने की बात कही, ध्यान रखना, है ना, तो 1992 में इंदिरा साहनी करके केस सर्वोच्च न्यायालय में गया,
है ना, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। और इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के मामले पर फैसला दिया। और क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण की जो व्यवस्था है, अलग अलग पॉइंट समझा रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो समानता की विरोधी नहीं है, अर्थात भारत में आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी, पहला प्रावधान। ठीक। दूसरा उसने कहा कि आरक्षण का जो आधार है वो जाति को बनाया जा सकता है, और हमारे देश में आरक्षण का आधार सिर्फ और सिर्फ क्या है? जाति है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के अंदर आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक ही होगी, 50 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान रखना, हमें एससी को भी आरक्षण देना है, एसटी को भी आरक्षण देना है, ओबीसी को भी आरक्षण देना है। ठीक है, और अगर इन तीनों वर्गों को आरक्षण देते हैं तो आरक्षण 50 से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। और इसी आधार पर मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स ने, है ना, हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण रहा, है ना, तो ये सीमा जो है वो 50% को पार कर जाती है। इसलिए हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ है और इस पर बाकायदा क्या चल रहा है? केस चल रहा है। तो इंदिरा साहनी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये नहीं कहा कि ओबीसी को आप 27 मत दीजिए, है ना। इंदिरा साहनी ने ये कहा है कि आपको, इंदिरा साहनी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि आपको जिस वर्ग को जितना आरक्षण देना है दीजिए, लेकिन आरक्षण अधिकतम 50% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे पिछड़ा वर्ग वाले। ठीक, अब समझ में आ गया होगा अनुच्छेद 16, एक बार फिर से समझ लीजिए। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन या सरकारी नौकरी के क्षेत्र में संपूर्ण भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार होगा। पहली बात। 16(1) कहता है कि अगर कोई पद राज्य के अधीन है ना, तो राज्य उस पद पर संपूर्ण भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार करेगा, अर्थात भेदभाव नहीं करेगा। 16(2) कहता है कि राज्य अपने अधीन किसी भी सरकारी पद पर धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक। 16(3) कहता है कि राज्य विधि बनाकर, है ना, निवास विषयक योग्यता निर्धारित कर सकता है, अर्थात 16(3) समानता के अधिकार का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। 16(4) कहता है कि अगर राज्य को लगता है कि पिछड़े वर्ग के नागरिकों का किसी क्षेत्र में या किसी नौकरी के क्षेत्र में विशेष प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य उन वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, अर्थात समानता के अधिकार का उल्लंघन। 16(5) धार्मिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करता है, अर्थात समानता के अधिकार का उल्लंघन। पिछड़ा वर्ग कौन है? ये मैंने क्लियर किया कि ये जानना था कि पिछड़ा है कौन, तो इसके लिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित हुआ, जिसकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति ने मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित हुआ, जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे, इसीलिए इसे नाम क्या दिया गया? मंडल आयोग। इसने 1980 में रिपोर्ट सौंपी और इसने सरकार को सलाह दी कि पिछड़े वर्ग के नागरिकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाए? 27%। ठीक। नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक दृष्टि पिछड़ी हुई सामान्य वर्ग के नागरिकों को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की, लेकिन लागू नहीं कर पाए। वर्तमान में किसने कर दिया? नरेंद्र मोदी सरकार ने, है ना। आर्थिक दृष्टि पिछड़ी हुई सामान्य वर्ग के नागरिकों को 10% आरक्षण का प्रावधान मोदी सरकार ने कर दिया। ठीक। जो मंडल आयोग ने 27% आरक्षण देने की बात कही थी, है ना, इसे सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया। और चैलेंज किसने किया? इंदिरा साहनी ने 1992 में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो आरक्षण पर प्रावधान दिए, व्याख्या की, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था पहली बात समानता की विरोधी नहीं है, दूसरी बात आरक्षण का आधार जाति होगी, तीसरी बात किसी भारत देश में संविधान के अंतर्गत आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 50%। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या थी। तो ये था हमारा अनुच्छेद 16। अब अपन चलते हैं अनुच्छेद 17 की ओर। ठीक है, चलिए तो अपन देखते हैं अनुच्छेद 17 को, है ना। अनुच्छेद 17 समानता स्थापित कर रहा है, किसके आधार पर? जाति के आधार पर। देखना, अनुच्छेद 17 ने कहा कि अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त किया जाए। ठीक है, देखना, अनुच्छेद 17 कहता है, या अनुच्छेद 17 में घोषणा की गई कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, और भी देखना, है ना, तथा इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है ना। और अगर अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता है तो उसे लागू करना अपराध होगा और विधि के अनुसार क्या होगा? दंडनीय होगा। अर्थात सरल शब्दों में स्पष्ट करूं तो अनुच्छेद 17 में प्रावधान किया गया है कि अस्पृश्यता या छुआछूत को,
है ना, किसी भी रूप में लागू करना अपराध होगा और कानून के अनुसार यह दंडनीय होगा तथा इसके लिए बाकायदा सजा का क्या किया जाएगा, प्रावधान। क्योंकि भारतीय समाज में अस्पृश्यता बहुत थी, बड़ी जातियों के लोग छोटी जातियों को नहीं छूते थे, है ना, अन्य जातियां दूसरी जातियों से छुआछूत करती हैं, ठीक है। तो देखना अनुच्छेद 17 सैद्धांतिक तो अच्छा लगता है ना, कि भारतीय समाज में छुआछूत समाप्त हो गई, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो अनुच्छेद 17 में जो छुआछूत समाप्त की जा रही है ये अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है ना। अगर अपन देखें तो शहरी स्तर पर तो छुआछूत लगभग समाप्त सी है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर आज भी छुआछूत के पर्याप्त लक्षण देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 भारतीय समाज से अस्पृश्यता या छुआछूत को क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है ना। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17, ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35, ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35, है ना, में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है। ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17, है ना, और अनुच्छेद 35 में भारतीय संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कानून का निर्माण करे। ध्यान रखना, अनुच्छेद 17 कहता है कि भारतीय समाज से अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त किया जाएगा, इसे किसी भी रूप में लागू करना दंडनीय अपराध होगा, है ना, और अगर कोई व्यक्ति इसे लागू करता है तो उसके लिए बाकायदा सजा का क्या होगा, प्रावधान होगा। और एक चीज ध्यान देना, सजा तभी मिलती है जब आप किसी कानून का क्या करें, उल्लंघन करें, है ना। तो भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि समाज से छुआछूत को समाप्त करने के लिए वह कानून का क्या करे, निर्माण करे। और इसी आधार पर भारतीय संसद ने 1955 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद ने 1955 ईस्वी में एक कानून का निर्माण किया जिसे नाम दिया गया अस्पृश्यता, ध्यान रखना, जिसे नाम दिया गया अस्पृश्यता निवारक अधिनियम, ठीक, अस्पृश्यता निवारक अधिनियम। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह समाज से अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कानून का निर्माण करे। और इसी आधार पर भारतीय संसद ने 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता निवारक अधिनियम का क्या किया, निर्माण किया, ठीक। इस अधिनियम में 1976 ईस्वी में संशोधन किए गए, ठीक, 1976 ईस्वी में इस अधिनियम में संशोधन किए गए और संशोधन करके, ध्यान रखना, 1976 में संशोधन हुए और संशोधन करके इसका नाम क्या दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक, 1976 में इसका नाम होगा, ठीक है। तो 1917 और 35 में संसद को शक्ति दी गई कि वह समाज से छुआछूत को समाप्त करने के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। और इसी आधार पर भारतीय संसद ने 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता निरोधक निवारक अधिनियम पारित किया, जिसमें संशोधन कब हुआ, 1976 में। और 1976 ईस्वी में इसमें संशोधन करके इसे नाम क्या दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्लियर। तो इस सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम भारतीय समाज को क्या करता है, अस्पृश्यता से मुक्त करता है, अर्थात छुआछूत मुक्त समाज की क्या करता है, स्थापना करता है। तो अनुच्छेद 17 याद रखिएगा, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, है ना। भारतीय संसद ने कानून बनाया 1955 में, नाम क्या दिया, अस्पृश्यता निवारक अधिनियम। 1976 में इसमें संशोधन किया और नाम क्या दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अर्थात भारतीय समाज में, है ना, संविधान के अनुसार भारतीय समाज में छुआछूत विरोधी या छूत रहित समाज की क्या हो चुकी है, स्थापना हो चुकी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, उपाधियों का अंत, क्योंकि उपाधियों से भी समाज में समानता स्थापित नहीं होगी, है ना। तो समाज में समानता स्थापित करने के लिए, है ना, अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों का क्या किया गया है, अंत किया गया है, ठीक। देखिएगा कैसी उपाधियां हैं। अनुच्छेद 18(1) कहता है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 18(1) कहता है कि राज्य, सेना और शिक्षा, अगर कोई उपाधि सेना से संबंधित है या अगर कोई उपाधि शिक्षा से संबंधित है तो इन्हें समाप्त नहीं किया जाएगा, इन्हें बाकायदा क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। जैसे
है ना। सेना के क्षेत्र में शौर्य चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र वगैरह दिए जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी, डीलेट, है ना, लोग डॉक्टर लिखते हैं, कहीं कुछ, तो ये सारी उपाधियां क्या की जाएंगी, प्रदान की जाएंगी। ठीक। अनुच्छेद 18(2) कहता है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 18(2) कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत का है ना, कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से या विदेशी देश से, कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी देश से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ठीक। अनुच्छेद 18(2) कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। ठीक। अनुच्छेद 18(3) कहता है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 18(3) कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, ध्यान रखना, कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर या किसी विश्वास के पद को धारण करता है ना, तो जब तक उसे राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिल जाएगी तब तक वह व्यक्ति भी किसी विदेशी देश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ध्यान रखना। ठीक। अनुच्छेद 18(3) कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर है या किसी विश्वास के पद पर है, तो वो तब तक किसी विदेशी देश से कोई उपाधि नहीं ले सकता है जब तक कि उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त ना हो जाए। ठीक। अनुच्छेद 18(4) की अगर हम बात करें, ध्यान रखना, तो अनुच्छेद 18(4) कहता है कि कोई नागरिक चाहे भारत का हो और चाहे विदेशी हो, है ना, लेकिन अगर भारत सरकार के अधीन किसी पद को धारण करता है तो वह किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपहार, कोई भी उपलब्धि या कोई भी पद तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसे भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त ना हो जाए। क्लियर हुआ। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत कर रहा है। उपाधियां मतलब सम्मान, भेंट, इनका अंत कर रहा है ना, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। ध्यान रखना। ठीक है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे समाज की समानता क्या होती है, नष्ट होती है। तो समाज में समानता स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 18 उपाधियों का क्या कर रहा है, अंत कर रहा है। आया समझ में। ठीक। अनुच्छेद 18(1) कहता है कि हम कौन कौन सी उपाधियां देंगे, हम सेना से संबंधित उपाधि देंगे और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित उपाधि देंगे। ठीक। सेना से शौर्य चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, अच्छा काम करेंगे तो सैनिकों को मिलेंगी, और शिक्षा में अगर आप कोई पीएचडी या डीलेट वगैरह करते हैं तो भी आपको उपाधियां मिलती रहेंगी। अनुच्छेद 18(2) कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी देश से कोई भी सम्मान प्राप्त नहीं करेगा तब तक जब तक कि उसे भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त ना हो जाए। ठीक। अनुच्छेद 18(3) कहता है कि अगर कोई विदेशी नागरिक, अनुच्छेद 18(3) कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन भारत के अधीन किसी लाभ के पद पर या विश्वास के पद को धारण करता है तो वो तब तक किसी विदेशी देश से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त ना हो जाए। 18(4) कहता है कि चाहे कोई नागरिक भारतीय हो चाहे विदेशी हो, है ना, या भारतीय हो या भारतीय ना हो, लेकिन भारत के अधीन किसी विश्वास के पद पर है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपहार या पद स्वीकार नहीं करेगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब हमारा संविधान सभी प्रकार की उपाधियों का अंत करता है तो हमारे देश में फिर भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण क्यों दिए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये भी तो उपाधियां हैं, है ना। और भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्म श्री जैसे अवार्ड देने का जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1954 ईस्वी में, है ना। 1954 ईस्वी से इन पुरस्कारों को लगातार दिया गया, और कब तक दिया गया, 1977-78 ईस्वी तक। ठीक। 1977-78 ईस्वी में जब भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री बने, ध्यान रखना, है ना, तो उन्होंने इन पुरस्कारों को बंद करवा दिया था। क्यों? क्योंकि ये समानता के अधिकार का क्या कर रहे थे, उल्लंघन कर रहे थे। ठीक। तो जब बंद करवा दिया तो ये मामला गया सर्वोच्च न्यायालय में, है ना, और सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदा इसके लिए स्पष्ट व्याख्या की है कि इन पुरस्कारों को देना, है ना, समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, अर्थात इन पुरस्कारों को दिया जाए, परंतु अगर किसी व्यक्ति को ये पुरस्कार दिए गए हैं और वह व्यक्ति अपने नाम के पहले इन शब्दों का उल्लेख करता है ना, तो यह पुरस्कार उस व्यक्ति से वापस ले लिया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिल गया, जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला, है ना, अब सचिन तेंदुलकर कहीं पर अपना नाम लिखें तो वो लिखें भारत रत्न प्राप्त करता या भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, और एक तरफ छोटा सा हमारा और आपका नाम लिखा हो,
है ना। तो क्या समानता है? नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जब एक केस गया, जब जनता पार्टी सरकार ने इन्हें बंद कर दिया तो सर्वोच्च न्यायालय में एक केस गया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की कि यह पुरस्कार समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं, परंतु अगर किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिए गए हैं और यह पुरस्कार का जो विरोध है, शब्द है, अगर वो अपने नाम के साथ प्रयोग करता है तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा और उससे ये पुरस्कार वापस लेकर उससे मौलिक अधिकार के उल्लंघन का उस पर क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा। तो ये था हमारा समानता का अधिकार, ध्यान रखिएगा, जिसमें हमने मुख्यतः कितने अनुच्छेद पढ़े हैं? 5। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता, अनुच्छेद 15 है ना, धर्म मूलवंश जाति लिंग जन्म और धर्म मूलवंश जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, सभी का धन्यवाद।